अगला लिखो, फाइंड n factor for an ionic compound in which cation and anion both are oxidized or both are reduced। तो ऐसे केस में कैसे करोगे, कुछ आइडिया, एग्जांपल दे दूं, कर लोगे खुद से? चलो ठीक, लिखो Cu3P है ना, इसमें Cu+2 में जा रहा है ना, और फास्फोरस PO4 3 माइनस में जा रहा है। इसको एक बार ट्राई करो। हाँ, इसका n फैक्टर फाइंड करना है, ट्राई करो एक बार। देखो एक हिंट दे देता हूं, एक हिंट लिख रहा हूं, इसका क्या मतलब ये बताऊंगा। अभी हिंट है, n फैक्टर इज इक्वल्स टू n1 प्लस, अब ट्राई करो जरा, आंसर 11 है, 7 नहीं। देखो कैसे करेंगे, बातें मत करो। देखो मैंने क्या बोला, केटायन या एनायन, दोनों, केटायन और एनायन, एंड है ना, केटायन एंड एनायन बोथ, या तो दोनों ऑक्सीडाइज होना चाहिए या फिर दोनों रिड्यूस होना चाहिए। तो यहां पर देखो Cu3+, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा, क्योंकि फास्फोरस -3 में भेजोगे तो ये +1 आएगा, तो ये -3, और फास्फोरस यहाँ किसमें है, +5 में। तो यहाँ पर कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और फास्फोरस भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दोनों ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यही वाला केस हो गया। अब कॉपर की वजह से जो n फैक्टर आएगा उसको हम लोग n1 कहेंगे, और फास्फोरस की वजह से जो आएगा उसको हम लोग n2 कहेंगे। तो कॉपर की वजह से कितने का चेंज हो रहा है, 1 का, और कितने कॉपर है, 3, तो 1 × 3, तो कॉपर की वजह से n फैक्टर कितना आया, 3। फास्फोरस की वजह से कितने का चेंज हो रहा है, 2 का, 8 का, -3 से +5 में जा रहा है, 8 का, तो और यहाँ पर कितने फास्फोरस है, 1, तो आंसर जो आएगा n फैक्टर वो 3 + 8 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो। हाँ, इसका n फैक्टर निकालो तो कितना आ रहा है, 8, और इसका n फैक्टर कितना आ रहा है, 1। ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करके मतलब कॉपर का इनफेक्टर 2 कहाँ है, कॉपर का तो ऑक्सीडेशन से 2 है, ठीक। हाँ 3 कहाँ है, 3 कहाँ है, इधर 3 कहाँ है, तो उधर फिर 2 कहाँ है, चार्ज इधर का ले रहे हो, नंबर ऑफ एटम उधर का ले रहे, ये क्या हो गया। ऐसे तो 11, वैसे तो 11 लाने के बहुत तरीके, 10 + 1 12 - 1 है ना, 13 - 2 14 - 3, इनफाइनाइट में नहीं तरीके हैं 11 लाने के। चलो आगे बढ़े, लेकिन लॉजिकली होना चाहिए ना, कुछ करेक्ट, जिधर का चार्ज ले रहे हो उधर का ही एटम लो, तभी तो कुछ रूल बन पाएगा। चलो एक और क्वेश्चन दूं, AS2S3, सेम ही है। मैं जो बता रहा हूं ना, इसमें तो लॉजिक है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हुए, तो कॉपर के लिए कितना चेंज हुआ, 1 का, कितने कॉपर हैं, 3, तो कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज कर रहा है, 3। फास्फोरस 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, कितने फास्फोरस हैं, 1, तो कॉपर ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, फास्फोरस ने 8 इलेक्ट्रॉन दिए, इस पूरे मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 11। थोड़ा तो बेसिक डिफिनीशन सही है, n1 + n2, लेकिन तुम लोग जो कर रहे हो वो क्या है, इधर का चार्ज ले रहे हो और इधर के एटम से गुना कर दे रहे हो, पता नहीं वो क्या है, समझ में आया कि नहीं आया। तो वो डिफिनीशन, हाँ
जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा तब तक सड़क पे दाहिनी तरफ से चलेंगे, है ना, भले रूल बाएं का। फिर कहेंगे दाहिने से भी घर तो पहुंच जा रहे हैं सर, लेकिन कब तक पहुंच रहे हैं ये नहीं पता है। समझ में आई बात? नहीं आई? क्या अब ये बताओ जरा, तो बातें मत करो। आर्सेनिक पे चार्ज बताओ, इधर बताओ आर्सेनिक पे चार्ज। सल्फर पे बताओ। अच्छा, सल्फर पे बताओ यहाँ -2, है ना। तो आर्सेनिक की वजह से कितने का चेंज है? 2 का। तो आर्सेनिक की वजह से एन फैक्टर कितना है? 2 × 2 यानी कि 4। सल्फर की वजह से कितने का चेंज है? 8 का। कितना सल्फर है? 3। तो 8 × 3 24। तो N1 आ गया 4 और N2 आ गया 24। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा अपना? 4 + 24 = अरे समझ में आई बात? कोई डाउट? चलो, तो ऐसे केस भी हो जाएंगे। करो करो करो। आंसर क्या आ रहा है? हाँ, इक्विवेलेंट मास पूछ रहा है ना। होमवर्क कुछ था? होमवर्क 48। रिडॉक्स में कुछ होमवर्क नहीं है ना? नहीं था ना? आज दे दूं? एन फैक्टर निकालने के कितने तरीके सीख चुके हैं हम लोग? एसिड का सीख चुके हैं, बेस का सीख चुके हैं, सॉल्ट का सीख चुके हैं, आयंस का सीख चुके हैं, एलिमेंट का सीख चुके हैं। ये सब नॉन रिडॉक्स के पार्ट थे। रिडॉक्स में हमने इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स का सीख लिया है, और दूसरा ये था कि एक ही मॉलिक्यूल के 2 कंपोनेंट हैं, कैटायनिक पार्ट एनायनिक पार्ट, या कोई भी 2 कंपोनेंट, या तो दोनों ऑक्सीडाइज हो रहा हो या तो दोनों रिड्यूस हो रहा हो। जैसे ये यहां पर क्या हो रहा है? दोनों ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों। कैसे पता चला दोनों ऑक्सीडाइज हो रहा है? अरे Mn का तो याद है कितना होता है? +7। आयरन +2 में है, ऑक्सीलेट का कार्बन +3 में होता था। यहाँ देखो आयरन +2 से +3 में गया है और कार्बन +3 से +4 में गया है कि नहीं गया है? तो एक ही कंपाउंड के कैटायनिक पार्ट को देखो वो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनायनिक पार्ट को देखो वो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कैसे करते थे? एक बार कैटायनिक पार्ट के रिस्पेक्ट में निकाल लो एन फैक्टर, एक बार एनायनिक पार्ट के रिस्पेक्ट में निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो। अरे यही तो करते थे। तो आयरन के अकॉर्डिंग देखोगे तो जो एन फैक्टर आएगा, क्या मैं उसको N1 लिख दूं? और कार्बन के रिस्पेक्ट में जो आएगा, क्या मैं उसको N2 लिख दूं? और रिजल्टेंट हमारा नेट एन फैक्टर क्या N1 + N2 होता था? क्या ये सब पढ़ा चुका हूं? हाँ। तो N1 बताओ कितना आ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 1, एटम 1, तो क्या N1 की वैल्यू 1 आ गई? कार्बन के लिए ध्यान से देखो, यहाँ +3 में है, यहाँ +4 में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज है वो 1 का है, लेकिन नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2। तो एन फैक्टर क्या आ जाएगा? 1 × 2 बोले तो 2। यहां पर एन फैक्टर 1 ना। N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू 2 है, तो N1 + N2 कितना आ जाएगा? अरे N1 + N2 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो इस मॉलिक्यूल का एन फैक्टर क्या निकल के आया? 3 आ गया। तो अगर एन फैक्टर पता चल गया तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट मास = मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो जब ये करोगे तो मोलर मास बताओ इसका कितना आ रहा है? आयरन का 56 बताया था, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 144 आ रहा है। तो आंसर आ जाएगा 144 / 3। क्या आ रहा है? 48। यही हमारा आंसर है। कोई डाउट है किसी को? नोट कर ले, डाउट है तो पूछ ले। सर हम लोगों ने 2 कैटेगरी में एन फैक्टर निकालना सीख लिया। पहला, अगर इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स हो, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है। दूसरा, जब एक ही कंपाउंड का एक कंपोनेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा कंपोनेंट भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, वैसे केस 2 केस सीख लिया। अब तीसरा केस हेडिंग लगाएंगे, डिसप्रपोर्शनेशन में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं।